हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम CS मयंक अग्रवाल, अ कंपनी सेक्रेटरी बाय क्वालिफिकेशन एंड टीचर बाय पैशन एज वेल एज ऑक्यूपेशन। CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स का कल लास्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल 50 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं मई 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। कल के पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसको भी मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द मई 2025 का पेपर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, Microeconomic theory mainly does not deal with which of the following issues: stages of business cycle, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, inventory management। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक में हम डील करते हैं इंडिविजुअल यूनिट से। इसमें हम पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक यूनिट की सेपरेट स्टडी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जो कि इंडिविजुअल फर्म्स के द्वारा किया जाता है। जबकि स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑल दीज कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक थियरी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें बताया गया इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है या किस तरीके से ये दोनों रिलेटेड हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स विच टेल्स अस हाउ टू अप्लाई द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज नैरो स्कोप इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तो उल्टी गंगा बह रहा है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नॉट इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सो क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस इकोनॉमी। सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा सबको। तो दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। सॉरी, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कमांड इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी और डी मैक्रो इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी हमने पढ़ा है कि कमांड इकोनॉमी में बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है एंड इट बेसिकली डिक्टेट्स हाउ द बिजनेस शुड ऑपरेट। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से बिजनेस यूनिट जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो फ्री होती हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार के हिसाब से चीज़ें चलती है। देयरफॉर कमांड इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गाइज, आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ पे नॉट लिखा है कहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, इसके हिसाब से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहला है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है कलेक्टिव ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कलेक्टिव ओनरशिप नहीं होता है बेटा, कलेक्टिव ओनरशिप होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस का ओनर होता है। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी। बिल्कुल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑपरेटिव एफिशिएंसी बेहतर होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। और फोर्थ है इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। बिल्कुल, जो भी बिजनेसमैन ज़्यादा इनोवेशन के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लाएगा, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, वो ज़्यादा रिवॉर्ड पाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा। इसी वजह से यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें ध्यान रखना,
अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस देखे हैं, इससे आपको समझ आता है कि जो इंट्रोडक्शन, जो पहला यूनिट है, सॉरी पहला चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसी से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइज, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3, कमांड इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर दीज, तो आपको कोई और अल्टरनेटिव कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी का पूछा जा सकता है या इनके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। 4th क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, मॉड्यूल से पढ़ने हैं, आप देखेंगे कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के अलग अलग लाइन में मिलते चले जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। ये तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 से, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वांट्स द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जहां पर भी बेटा कंपैरिजन आ जाता है ना, वहां पे वर्ड आ जाता है रिलेटिवली, यस और नो, रिलेटिव, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, दैट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेस आर रिलेटिवली स्केयर्स। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अगर मान लीजिए इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होता दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और लिखा होता ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केयर, बेहतर ऑप्शन होगा डी। क्यों? क्योंकि जितना ह्यूमन वांट्स है उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम है। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो तो उसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा हो, बट in general human wants are unlimited and in comparison to that the resources are relatively scarce, so option will be, correct option will be D. Next is commodities for which the quantity demanded rises, आंसर भी मैं साथ साथ में टिक करते जाता हूँ आप लोगों के लिए सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे। हालांकि इसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाईली प्राइज्ड, 6th क्वेश्चन, कमोडिटीज फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एंड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इनकम बियॉन्ड दिस लेवल आर कॉल्ड। अब आपको पता है इनकम के आधार पर गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं। On the basis of income, the goods are classified into 2 types, that is normal goods and inferior goods. नॉर्मल गुड्स में क्या होता है बेटा, नॉर्मल गुड्स कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते चले जाएगी उस गुड्स की डिमांड भी बढ़ते चले जाएगी। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो वो एक लेवल तक उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप उस इन्फीरियर गुड्स के डिमांड को कम कर देते हो और ज़्यादा बेहतर गुड्स की तरफ आप शिफ्ट हो जाते हो। करेक्ट आंसर विल बी इन्फीरियर गुड्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब है आपको नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द नॉर्मल गुड्स, वेयर there is an inverse relationship between the income of the consumer and demand of the inferior goods. Income of the consumer and demand of the inferior goods के बीच में inverse relation होता है। अब इससे क्या समझ आया, इससे हम 2 चीज़ें और समझ सकते हैं कि substitute goods और complementary goods से related भी questions आ सकता है। ठीक है कि अगर मान लीजिए गिवन कमोडिटी का प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो बताइए गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ज़्यादा होगी, सेम रहेगी। तो आपको समझना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किस प्रकार के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल to satisfy their need for conspicuous consumption. This is called what? Demonstrative effect, bandwagon effect, snob effect और Veblen effect. ध्यान से समझना बेटा, क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसको रिच पीपल इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अपना समाज में स्टेटस दिखा सके। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जिनके पास एप्पल का आईफोन होता था वो ऑटोमेटिकली रिच कैटेगरी में आते थे। लोग उनको देख के बोलते, ओह माय गॉड यू हैव आईफोन,
बड़ा अमीर आदमी है यार तू। तो लोग जिनके पास आईफोन होता है उसको ऑटोमेटिकली रिच समझते हैं। तो रिच पीपल अपने स्टेटस को दर्शाने के लिए बहुत महंगे गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसे हम कहते हैं वेबलन इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? वेबलन इफेक्ट। आपके मॉड्यूल में दिया है, हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कंप्लीटली लाइन बाय लाइन आपके मॉड्यूल से दिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे CA CS या CMA का स्टूडेंट हो, हमेशा मॉड्यूल के एक एक लाइन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हर सब कुछ आपके मॉड्यूल से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर विल लीड टू। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे लगाना समझना। हमने पढ़ा था कि डिमांड जो होता है ना, 2 फैक्टर पे आधारित होता है। एक तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और दूसरा अदर फैक्टर्स। जब भी अदर फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं डिमांड कर्व में, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, मतलब ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर रिलेटेड टू चेंज इन द प्राइस। ये किस में आएगा बेटा? अदर फैक्टर में आएगा। अदर फैक्टर में 2 ही चेंज हो सकता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। KBC में होता है ना 50-50, है ना। तो इसमें से पहले ही 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें, तो कॉन्सेप्ट लगा के आप 2 को एलिमिनेट कर दिया ऑटोमेटिकली, बचा क्या? राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब हमको देखना है कि अगर एक कंज्यूमर को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, तो हमको फ्यूचर से मतलब नहीं है कि फ्यूचर में डिमांड क्या होगी, हमको ये मतलब है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने की वजह से अभी उसके डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर मान लो, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ रीसेंट करंट अफेयर से रिलेटेड, 22 सितंबर 2025 से बहुत सारे गुड्स के दाम कम होने वाले हैं क्योंकि उस पर GST कम होने वाला है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को ना एक मान लो DSLR लेना है। अब मैं DSLR कल लूँगा या 1 महीने बाद लूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि आज उसका कंजम्पशन को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होने वाला है, तो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, मेरा पैसा बचेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि फ्यूचर में किसी गुड्स का प्राइस कम होने वाला है, तो वो आज उसके डिमांड को क्या कर देगा? कम कर देगा। और डिमांड कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व के ऊपर। कैसा शिफ्ट होगा बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व के ऊपर। क्यों? एक तो अदर फैक्टर हो गया, और दूसरा मैंने इसका लॉजिक बताया कि अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज आप उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर दोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगा के बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 80 यूनिट्स। अब देखिए बेटा, मैं इसका सबसे बेस्ट आप लोगों को तरीका बताता हूँ हमेशा, और वो है कि टेबल बना लिया करो। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिमांड से रिलेटेड, टेबल बना लिया करो। एक है P और एक है Q। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला? कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 6 रुपए पे 100 यूनिट्स है। प्राइस इलास्टिसिटी 3 है, तो बताइए कि 80 यूनिट किस प्राइस पे खरीदेंगे। अब याद रखना, मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 दिया हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वही मेथड फॉलो करके आइएगा बेटा। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन में या इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी निकालने बोल रहा है, आपको करना क्या है? अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेनी है, और वो ये है कि आपको माइनस साइन कंप्लीटली इग्नोर करना है। सबसे पहला जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या रखना है बेटा? कि माइनस साइन इग्नोर करना। मैं 2 बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। पहला, इग्नोर माइनस साइन, कंसीडर ही नहीं करना माइनस साइन को। देखिए, आप देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है -3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट बेटा? -3। मैंने यहाँ पे -3 नहीं लिखा है, मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिखा है।
ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जिसमें आपको जो चीज़ आपको नहीं पता, जैसे आपको P1 नहीं पता है, नया प्राइस नहीं पता है, तो आप चेंज इन प्राइस नहीं निकाल पाओगे। मतलब कभी भी डेल पी को P1 माइनस P मत लिख लेना। डेल पी को हम क्या नहीं लिखेंगे, P1 माइनस P नहीं लिखेंगे, हम उसको डेल पी ही रहने देंगे। और तीसरा, अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट में हम लॉ ऑफ डिमांड को क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो मुझसे नहीं पढ़े हैं पहले, उन लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इन 3 स्टेप का क्या मतलब है। सबसे पहला, आपको पता है कि प्रोपोर्शनेट मेथड के हिसाब से फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। यस और नो? डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है। डेल क्यू का मतलब क्या है, Q1 माइनस क्यू। जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रहेगा मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, ठीक है बेटा। Q1 माइनस क्यू। अब मैंने क्या कहा, डेल पी, क्या आपको पता है P1? मतलब डेल पी क्या होता है, P1 माइनस पी, लेकिन P1 नहीं पता है। जो नहीं पता है उसको एज इट इज रहने दो, डेल पी का डेल पी ही रहने दो, इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे हमको पता है P 6 है और Q आपका 100 है, तो P हो गया 6, Q हो गया 100। वैल्यूज पुट करते जाएंगे। Q1 कितना है बेटा आपका 80, सॉरी Q1 कितना है 80, Q कितना है 100, डेल P कितना है, डेल P नहीं पता है, हमको एज इट इज़ रखना है उसको 6 अपॉन 100। डेल P को इधर ले आइए। 80 माइनस 100 क्या होता है, -20 होता है, लेकिन पहला रूल क्या अप्लाई करना है, इग्नोर द माइनस साइन, यहाँ पे सिर्फ 20 लिखेंगे। 3 को इधर ले आए, यहाँ पे 3 हो गया, इंटू 6 अपॉन 100। ठीक है, काटा पीटी कर देंगे, 20 पंचे 100, 3 दूनी 6। तो डेल पी क्या आ गया बेटा, 2 अपॉन 5, विच इज इक्वल टू वॉट, 0.4, 5 चौक 20। ठीक है, तो डेल पी हमारा कितना आ गया, 0.4। 2 रूल हमने अप्लाई कर दिए। कौन कौन से 2 रूल हमने अप्लाई कर दिया, पहला रूल कि इग्नोर द माइनस साइन, पूरा माइनस साइन को कहीं भी नहीं कंसिडर किया, सारी जगह इग्नोर कर दिए। दूसरा मैंने कहा था कि जो भी निकालना है ना, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, डेल पी है तो डेल पी लिख देंगे। और तीसरा है अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेंगे। अब समझेंगे कि ये डेल पी का करें क्या, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा ये क्वेश्चन को तो हमने टेबल में लिख लिया। अब ध्यान समझना, अगर 6 रुपये प्राइस है और 100 यूनिट्स हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ होगा प्राइस में कि क्वांटिटी घट गई है, 100 से 80 हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ज़रूर बढ़ा होगा। यस और नो? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। चूंकि क्वांटिटी डिमांड कम हुआ है, इस वजह से ऑफ कोर्स प्राइस क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा। कितने से बढ़ा हुआ होगा, 0.4 से बढ़ा होगा, और इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ डिमांड। क्या हो जाएगा, नया प्राइस विल बी ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि 100 यूनिट से डिमांड 80 यूनिट्स हो गया है, फॉल हुआ है, तो प्राइस ज़रूर बढ़ा होगा। 6.4 विल बी द आंसर। देखते हैं ऑप्शन में ये है भी या नहीं है। 6.4 विल बी द आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है बेटा, 6.4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अगर आप कहीं पर भी माइनस साइन कंसिडर करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, कई क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसी वजह से जब भी मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कोई भी न्यूमेरिकल कराता हूँ, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आपको माइनस साइन कंप्लीटली इग्नोर करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9। मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा उसके ऊपर स्टार मार्क भी लगा दे रहा हूँ। कुछ लोगों को इजी लगेगा, लेकिन जो बच्चे लापरवाही करते हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस with the increase in its price, demand for the good is said to be elastic, inelastic, unitary elastic, infinitely elastic। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड का। देखते ही आप समझ गए होंगे कि टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है, तो उसको दिमाग कैसे लगाना है भाई। टोटल रेवेन्यू मतलब प्रोड्यूसर के लिए जो टोटल रेवेन्यू होगा वही कंज्यूमर के लिए टोटल एक्सपेंडिचर होगा। ये सुनो कि मैंने अगर ये माउस 500 रुपये का ख़रीदा है तो दुकानदार के लिए 500 रुपये का रेवेन्यू हुआ, मेरे लिए 500 रुपये का खर्चा हुआ, तो मेरा ये क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस with the increase in its price, the demand for the good is said to be what? Elastic, inelastic, unitary elastic और indefinitely elastic। मैंने बहुत डिटेल में इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किया है कि एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जब भी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कि प्राइस के बढ़ने से अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने, अगर प्राइस के हिसाब से आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर है, तो आंसर होगा इन इलास्टिक। क्या मतलब, क्या होगा आंसर बेटा, इन इलास्टिक। करेक्ट आंसर विल बी सी, इसके हिसाब से सी है, ठीक है, इन इलास्टिक। तीन चीज़ें होती है, अगर प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये पहला केस हो गया इलास्टिक का, दूसरा हो गया इन इलास्टिक का, और तीसरा हो गया यूनिटरी इलास्टिक का केस। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। हमको पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्यू। मैं आपको एक केस बताऊंगा, उसको अपने भेजे में एकदम बिठा लेना, उसके बाद आपको बाकी दो केस जो और होंगे वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। सिर्फ एक गोल्डन रूल याद रखना। मान लीजिए प्राइस था 20 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 यूनिट्स की, प्राइस घट के हो गया 10 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के हो गया 500 यूनिट। प्राइस क्या हुआ है बेटा, कम हुआ है। क्वांटिटी डिमांड क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ये हमको पता है। टोटल एक्सपेंडिचर विल बी प्राइस इंटू क्वांटिटी। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़। 10 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज़। क्या मतलब हुआ इसका कि प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। नहीं यकीन आता है, निकाल लो। ई डी इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू कर लेंगे। डेल क्यू कितना है 400, डेल पी कितना है 10, पी कितना है 20, क्यू कितना है 100। 4 दूनी 8000, 100 दहम 1000, आंसर विल बी 8 ग्रेटर देन 1। तो याद रखिएगा कि जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, आंसर विल बी हाईली इलास्टिक डिमांड दैट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अब इससे क्या क्या निकाल सकते। देखिए बच्चों का दिमाग जो है ना, या हमारा जो दिमाग है उसको हम जितना कम उसमें कॉन्सेप्ट रखें, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा स्टोरेज बाकी चीज़ों से भी फुल हो जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के कंटेंट, है ना, रील, शॉर्ट्स। तो एक ही चीज़ याद रखना, क्या कि अगर प्राइस कम है टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है
तो हाईली इलास्टिक होगा। इससे क्या क्या बन सकता है? अरे अगर प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो भी हाईली इलास्टिक होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा तो हाईली इनइलास्टिक हो जाएगा, ईडी इज लेस देन 1। अगर प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो हाईली इनइलास्टिक डिमांड। यस और नो? तो एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे या समझोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें आपसे बन जाएगी, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? जितना कम याद रखो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा समझ सको उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना इसमें से। वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला, गुड्स विच हैव क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैव हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। क्या मतलब हो इसका? जिन गुड्स के बहुत ही क्लोज या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं उसका डिमांड बहुत हाईली इलास्टिक होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? हमने देखा है जिन भी गुड्स का हाई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, जैसे गोल्ड हो गया, आप 24 कैरेट गोल्ड चाहे तनिष्क से खरीदो, चाहे अनमोल ज्वेलर से खरीदो, चाहे वो और कौन सा कल्याण ज्वेलर से खरीदो, भाई प्राइस एकदम सेम रहता है। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस है तो आप उस जगह से सामान खरीदोगे जहाँ प्राइस कम है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट जो है वो तो एक ही है, एक ही क्वालिटी का है, चाहे कहीं से भी खरीदो। यस और नो? तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। जिन गुड्स का क्लोज या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है। दूसरा है, द ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कॉमोडिटी लेसर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो बेटा ये क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अरे 10 ठोक फैक्टर्स है, एक काम करते हैं सिर्फ 5 ही फैक्टर पढ़ लेते हैं। बेटा ये सब्जेक्टिव नहीं है कि आप 5 पढ़ लो तो 5 ठोक लिख के आ जाओ और नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव है हर एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट से है ना। दूसरा स्टेटमेंट प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, जितना ज़्यादा हम इनकम स्पेंड करते हैं किसी चीज़ पे, उसके प्राइस बढ़ने पे उतना ज़्यादा डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, नॉट लेसर विल बी द इलास्टिसिटी। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? थर्ड क्या है? नेसेसिटी आर जनरली प्राइस इन इलास्टिक। बिल्कुल सही है भाई। जिसको कंज्यूम किए बिना आप रह ही नहीं सकते हो, उसका प्राइस बढ़े या कम हो, आप जनरली उतना ही कंज्यूम करोगे जितना आप करते हो। नमक का प्राइस 4 से 2 हो जाएगा तो आप अपने सब्जी में ज़्यादा नमक तो नहीं डालने लग जाओगे ना। नेसेसिटी आर जनरली प्राइस इन इलास्टिक। फोर्थ ऑप्शन क्या है? मोर पॉसिबल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही है। मिल्क का, इलेक्ट्रिसिटी का हमने एग्जांपल दिखा था। किसी कमोडिटी के जितने ज़्यादा यूजेस उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। दूध का कीमत बढ़ जाएगा तो आप पहले जो मिठाइयाँ बनाते थे, चाय बनाते थे, लस्सी बनाते थे, अब क्या करोगे? सिर्फ चाय तक सीमित रह जाओगे, मतलब हाईली प्राइस इलास्टिक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। मैं चार्ज पे लगा देता हूँ बेटा, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ट्वेल्थ 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हेन द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज व्हाट। तो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कार और पेट्रोल। अब ध्यान समझना, पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ेगी तो कार
की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी, पेट्रोल कार की कीमत कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार को चलाने का जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे लोग कार कम खरीदना शुरू कर देंगे। यस और नो? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो आंसर विल बी नेगेटिव। इन्वर्स है मतलब नेगेटिव होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव। अच्छा, अब इससे क्या क्वेश्चन और बन सकता है? इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो बताइए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? तो पॉजिटिव होगी। कैसे? मान लेते हैं माज़ा और फ्रूटी है, माज़ा का अगर प्राइस बढ़ेगा तो फ्रूटी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो माज़ा पहले पीते थे अब वो फ्रूटी पीना शुरू कर देंगे, दोनों तो है मैंगो जूस ही। तो अगर प्राइस ऑफ माज़ा बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ द फ्रूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो वहाँ पे आंसर आ जाता पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बट रिमेन्स पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी the marginal utility keep on diminishing, the utility derived from each successive unit goes on diminishing। अब टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है, बढ़ रहा है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा, ये तो हमको पता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा ही होगा। अब बढ़ रहा है किस क्रम से? घटते क्रम से। तो मैंने आपको बताया है ये जो रेट होता है यही मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर दर्शाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा होगा? डिमिनिश हो रहा होगा, लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। 14th क्वेश्चन, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट price of a product X from 100 to 110 quantity supplied increases from 150 to 200, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। अब बच्चा भयंकर एक्साइटेड होता है, भगवान ये तो मेरे को आता है, तुरंत बनाने लग जाता है। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है बाय यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी मेथड। मैंने बचपन से आपको सिखाया है बेटा, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई मेथड प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आप जो प्रोपोर्शनल मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बोला है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ये हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है आर्क इलास्टिसिटी का? ई डी इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी प्लस पी वन अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू वन अपॉन 2। बचपन में बताया था ये कि प्रोपोर्शन मेथड के लिमिटेशन को हटाने के लिए आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको क्या करना है? उसको डब्बे में डाल देना है। तो डब्बे के हिसाब से P Q, P 100 है तो क्वांटिटी 150 है, P 110 हो गया है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के कितना हो गया है? 200। सप्लाई का क्वेश्चन है ना ये। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी, तो P पता चल गया, Q पता चल गया, P1 पता चल गया, Q1 पता चल गया। डेल क्यू 200 माइनस 150 होल डिवाइडेड बाय डेल पी 110 माइनस 100 इंटू पी प्लस P1
100 प्लस 110 होल डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 तो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 210 बटे 2, ये हो जाएगा 350 बटे 2, 50 बटे 10 इंटू 105, 175। कैलकुलेट कर लो फटाफट से। इधर बचेगा 5, 105 डिवाइडेड बाय 175, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 हम 25। डिवाइड कर लो बेटा, फटाक से आंसर आ जाएगा। 3 आएगा मेरे हिसाब से आंसर। आंसर में दिया है क्या? 3 बिल्कुल दिया है। 14th का आंसर होगा बी। अगर कोई बच्चा इसको आर्क इलास्टिसिटी मेथड से नहीं निकालता है तो उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसका जो आंसर आ रहा हो वो ऑप्शन में दिया हो तो खुश हो जाएगा, मैंने तो सही बनाया है। नहीं बेटा, प्रपोर्शन मेथड से बनाओगे आंसर अलग आएगा, आर्क इलास्टिसिटी से बनाओगे आंसर अलग आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 15वां क्वेश्चन, the rate at which the consumer is prepared to exchange the goods X and Y holding the level of satisfaction constant is called indifference curve, marginal rate of substitution, diminishing marginal utility, consumer surplus। अब बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट है, मतलब हमने पढ़ा था इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहता है, कोई भी पॉइंट हो। बच्चा इनडिफरेंस कर्व लगा के आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको रेट को बॉक्स में डलवाया है। रेट पूछा है, रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बच्चा एक्सचेंज देख के भी कंफ्यूज हो जाता है, यार हमने मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इसका आंसर होना चाहिए, वो तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मेरे हिसाब से तो इंडिफरेंस कर्व ही होगा। बेटा मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसका है? बजट लाइन का है। ठीक है, इसलिए बारीकी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और बारीकी से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, आंसर विल बी बी ऑप्शन। 16th, the form of capital which performs its function in a production in a single use, ऐसा कैपिटल जो एक ही बार यूज होता है, बाद में आप उसको यूज नहीं कर सकते। बताइए कौन सा कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, इंटेंजिबल कैपिटल। अब बेटा हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से है, 4 प्रकार के कैपिटल होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जैसे मशीनरी है, आप उसके ऊपर पैसा लगा दिए, आप बार बार उसको यूज़ करते रहोगे, रिपीटेटिव यूज़ होगा। सर्कुलेटिंग कैपिटल ऐसा चीज़ें जिसको आप एक बार यूज़ कर लो तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल बार बार यूज़ कर सकते हो, सर्कुलेटिंग कैपिटल को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल यूज़ करोगे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्कुलेटिंग। रियल कैपिटल क्या है? तो बेटा रियल कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकता है, सर्कुलेटिंग भी हो सकता है। और इंटेंजिबल कैपिटल क्या होता है? इंटेंजिबल कैपिटल का मतलब है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुडविल, किसी बिजनेस का गुडविल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे टाटा गुडविल है मार्केट में, लोग टाटा नाम से ही खरीदते हैं। किसी लोकल, आप इसको मान लो ये लोकल माउस है, इस पर टाटा का ब्रांडिंग करके बेच दो, उसका प्राइस 20 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हो? इंटेंजिबल कैपिटल हो गया। सो कितने प्रकार के कैपिटल होते हैं एक बार फटाक से देख लेते हैं हम लोग। फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, टूल्स, इस पर जाने वाला खर्चा एक प्रोडक्शन साइकिल में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, डेप्रिसिएशन स्लोली होता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है? सर्कुलेटिंग कैपिटल सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरा यूज़ हो जाता है, जैसे रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इंटरमीडिएट गुड्स। रियल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल मैन मेड एसेट्स होता है जिसको हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। मशीनरी भी मैन मेड होता है, रॉ मटेरियल्स भी मैन मेड होता है ना, तो वो रियल कैपिटल के अंतर्गत आएगा। इंटेंजिबल कैपिटल कौन से होते हैं? जो नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ब्रांड नेम हो गया, गुडविल हो गया, स्किल हो गया, रेपुटेशन हो गया, ये आप छू नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज? ए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, बी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सी सोशल ऑब्जेक्टिव, डी नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रमुख ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है। तो पहला अगर किसी बिजनेस फर्म का ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया तब वो बाकी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बारे में सोचता है। बोला क्या है? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो आइए समझते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कंपनी के इंटरनल ग्रोथ और कंटिन्यूटी से रिलेटेड होता है, जैसे सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिजनेस सर्वाइव करेगा, स्टेबल होगा, तभी ग्रोथ कर पाएगा एक्सपेंशन के माध्यम से, ठीक है। तो पहले स्टार्टअप को कुछ समय तक सर्वाइव करना होता है मार्केट में, ठीक है। अगर वो कंटिन्यू सर्वाइव कर लेता है तब फिर वो आगे ग्रोथ एक्सपेंशन के दायरे में आता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मेनली प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ क्रिएशन, इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब भलाई करो देश दुनिया जनता की, CSR के माध्यम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ोगे आगे, लॉ में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि अब हमारे देश में हमने सर्विस दे दी, अब हम अपने गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पूरे देश की भलाई होगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ए ऑप्शन। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू यील्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज टर्म्ड एज, ये तो बिना ऑप्शन देखे ही आप बता सकते हो, प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप, और जो इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है वही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP? ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक रिवीजन पर्पस से बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग एग्ज़ाम के प्रेशर में जितना शॉर्टकट एक्सप्लेन करूँ भेजे में घुसे उतना अच्छा है। देखिए, एवरेज प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा है एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर है तो एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम रहेगा। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो गया तो एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? फॉल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मार्जिनल ज़्यादा है तो एवरेज बढ़ेगा, मार्जिनल कम है तो एवरेज घटेगा, और मार्जिनल बराबर है तो एवरेज कांस्टेंट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्जिनल और एवरेज का रिलेशनशिप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आपका होता है किसके साथ? कॉस्ट के साथ। क्या होता है? कॉस्ट के साथ। बस एक चेंज हो जाता है बेटा। क्या होता है सर? आइए देख लेते हैं। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट घटेगा। और अगर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर है तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होगा, लेकिन मिनिमम होगा। क्या होगा बेटा? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस वाले केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। मतलब जनरली जब मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा होता है एवरेज प्रोडक्ट से, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है और एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। ठीक है। खैर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको रिलेशन बता दिया, बस इतना ध्यान में रखना है। मार्जिनल ज़्यादा एवरेज से एवरेज बढ़ेगा, मार्जिनल कम एवरेज से एवरेज कम होगा, मार्जिनल एवरेज के बराबर एवरेज कांस्टेंट होगा। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट है या कॉस्ट है। 20th क्वेश्चन क्या लिखा है? टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन विच स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन? ये तो बिना देखे बता सकते हो। डिमिनिशिंग रिटर्न्स,
क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगता है, किसमें, डिमिनिशिंग, सॉरी, आई एम सॉरी, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन विच स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में, ठीक है, क्योंकि जब टोटल प्रोडक्ट घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा बेटा, इसलिए द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्लियर है? हाँ, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, तब वो स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आता है, ठीक है। 20th क्वेश्चन भी क्लियर है। 21 क्वेश्चन क्या है, रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू व्हाट, मैंने आपको बताया था रिटर्न्स टू स्केल में हम दोनों फैक्टर को कंसिडर करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर को भी। जब आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका वेरिएबल फैक्टर भी चेंज करने के आप काबिल हो और फिक्स फैक्टर को भी चेंज करने के काबिल हो, तब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि एक टीचर ने या एक व्यक्ति ने अपना एक कोचिंग डाला एक कमरे से जिसमें 50 बच्चे आ सकते थे, तो 20 बच्चा है तो एक कमरा और एक टीचर हो जाएगा, 30 बच्चा है तो एक टीचर और एक क्लासरूम हो जाएगा। अच्छा, एक और इसको दूसरे तरीके समझा, मान लेते हैं कि एक कोचिंग ओनर है, उसकी पॉलिसी ये है कि एक हॉल लेंगे बड़ा सा, 100 बच्चे की कैपेसिटी का, 50 बच्चों पे एक टीचर रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 20 बच्चा है उसके पास, तो एक टीचर एक हॉल में काम चल जाएगा, 30 बच्चा है एक टीचर एक हॉल में काम चल जाएगा, 40 बच्चा है एक टीचर एक हॉल में काम चल जाएगा। मतलब फिक्स फैक्टर भी सेम है, वेरिएबल फैक्टर भी सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। 60 बच्चे आ जाते हैं, तो अब उसको 2 टीचर चाहिए, क्योंकि उसका पॉलिसी है कि एक टीचर मात्र 50 बच्चों को पढ़ाएगा। जैसे ही 60 बच्चे हुए तो एक टीचर एडिशनल रख लेगा, तो वेरिएबल फैक्टर हो गया कौन, टीचर। लेकिन उसका हॉल की कैपेसिटी कितनी है, अभी भी 100 स्टूडेंट की, तो वो उसी हॉल में पार्टीशन कर देगा। लेकिन अब उसके पास बच्चे हो जाते हैं 150 या 110 बच्चे हो जाते हैं या 120 बच्चे हो जाते हैं। अब वो क्या करेगा, अब टीचर भी बढ़ाएगा, 3 टीचर रखेगा और हॉल भी नया खरीदेगा, 2 हॉल खरीदेगा, क्योंकि एक हॉल में तो 100 बच्चे आ सकते हैं। तो अब उसका टीचर भी बढ़ा, हॉल भी बढ़ा, मतलब जो हॉल पहले फिक्स्ड फैक्टर था वो भी चेंज हो गया। इसका मतलब उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया। रिटर्न टू स्केल में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लियर है बेटा यहाँ तक, यस और नो? नेक्स्ट, linear homogeneous production function is another name of linear, it is another name of what, constant return to scale। ठीक है, सब कुछ मॉड्यूल में दिया है, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड है ना, कहीं से स्टेटमेंट पिक कर लिया, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मतलब एज सच है, लेकिन अभी समय नहीं है कि पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊं। तो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हाट, अनदर नेम फॉर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट लाइन which shows various alternative combination of the 2 factors which the firm can buy with the given outlay is called as iso-quant, indifference curve, iso-cost line और iso-product curve। मैंने आपको बताया है इसका आंसर होगा iso-quant। जब भी हम बात करते हैं बजट लाइन की, तो अगर मान लो बजट लाइन में जो भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन 2 फैक्टर का दिख रहा है, उससे उसको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन। आई एम सॉरी, आइसो कॉस्ट लाइन, क्योंकि क्वांट डिनोट करता है किसको, क्वांटिटी को। आइए इसको हम एक बार चारों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आइसो क्वांट क्या कहता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बजट लाइन की बात कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व, इट इज़ रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अक्रॉस ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तीसरा आता है कॉस्ट, आइसो कॉस्ट लाइन. इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट्स दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस विद द दैट अ फर्म कैन बाय विद द गिवन लेवल ऑफ बजट. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आइसो कॉस्ट लाइन होगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चन 24 एंड 25. अब यहाँ पे देखो आपको ये दे दिया है, टेबल दे दिया है. ठीक है, तो एक बार हम टेबल को पहले लिख लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 200 310 410 200 310 410 500 604 और 710. ये हो गया क्वेश्चन. पूछा क्या है हमको, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने बोला है. कौन से यूनिट पे, सेकेंड यूनिट पे. तो हमको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले तो टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए. क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट होता है वो इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट होता है. तो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट है 200, तो टीएफसी भी 200 होगा. और हमने पढ़ा टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट. अब यहाँ पे हमको बोला गया है एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टीएफसी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्यू. तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट का बस पूछा है बेटा हमको, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 100. आंसर विल बी व्हाट, 100. सब्जेक्टिव होता तो पूरा निकालते बैठे रहते. यहाँ पे क्या है, सेकेंड यूनिट पे बोला, सेकेंड यूनिट पे है 410. ये सेकेंड यूनिट पे कितना बोला है, 410 डिवाइडेड बाय 2. नहीं यार, एएफसी बोला ना, एएफसी ठीक है, 100 ही आएगा. आई एम सॉरी. हाँ, नेक्स्ट, एएफसी 100 ही आएगा ना. करेक्ट आंसर विल बी 100 ओनली. नेक्स्ट 25th. अब यहाँ पे समझना, ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आधारित. डिमिनिशिंग marginal return starts to occur between units 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 and 4 and 5. अब सवाल उठता है, ऊपर दिया है यूज द फॉलोइंग डेटा. क्या बोला है बेटा, यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन 24 एंड 25. 24 तो टेबल से निकाल सकते हैं, 25th कैसे टेबल से निकालेंगे. तो मैंने आपको कहा था कि मॉड्यूल पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है. मॉड्यूल पढ़ लोगे ना तो आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ के रटना नहीं है, अप्लाई भी करना है. सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा आपके, बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्या नाम है आपके सब्जेक्ट का, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स. पढ़े हुए प्रिंसिपल को अप्लाई करो. अब इसमें अप्लाई कैसे करोगे समझना. आपके मॉड्यूल में एक लाइन दी हुई है. क्या लाइन दी हुई है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज fall in the marginal product. ये बस लाइन दी है मॉड्यूल में. अब मैंने अभी आपको एक टेबल बना के क्या बताया कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा. यस और नो, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा. ये बताया था मैंने अभी आपको, है ना. जैसे ये थर्ड है तो इधर थर्ड है, ये फर्स्ट है तो इधर का ये फर्स्ट है. बताया था कि नहीं बताया था कॉन्सेप्ट. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है अभी भी. इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा होगा. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज फॉल इन द मार्जिनल प्रोडक्ट विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट. करेक्ट आंसर विल बी
डिपेंड अपॉन कि जब आप इसका वो निकालोगे मार्जिनल कॉस्ट, तो आइए देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट इसका निकाल लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, देखते हैं कहाँ पे आता है। मार्जिनल कॉस्ट विल बी TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1। तो 310 माइनस 200 110 100 फिर 110 आई एम सॉरी 90 310 माइनस 200 110 410 माइनस 310 100 500 माइनस 410 90 604 माइनस 500 104 और 710 माइनस 604 कितना होगा? हे भगवान, इतनी बुरी हालत। ठीक है, 106। टीचिंग से ब्रेक लेने का यही डिसएडवांटेज होता है, ज़्यादा समय तक ब्रेक ले लो तो बेसिक भी भूल जाता है आदमी। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? क्वेश्चन में पूछा क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट्स टू ऑकर बिटवीन विच यूनिट्स? कौन से यूनिट में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है ना? यही पढ़े हैं ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। क्या पढ़े हम लोग अभी? डिमिनिशिंग रिटर्न्स में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कौन से यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट यहाँ बढ़ना शुरू हो गया है? थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। करेक्ट आंसर विल बी 3 and 4 यूनिट्स। है आंसर में? है। 25th का आंसर होगा सी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये सिखा रहा हूँ आपको। 26th क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 45 एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूले पे आधारित है, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, आप लोगों ने अगर मॉड्यूल पढ़ा है, पेज नंबर, पुरानी मॉड्यूल है मेरे पास, मार्केट चैप्टर में आपको रेवेन्यू का टॉपिक दिया है छोटा सा। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन आपको बोला गया है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आधारित है। नहीं तो बच्चे को समझ ही नहीं आता है ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ से आ गया। तो शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या है बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू E-1 डिवाइडेड बाय E। यहाँ E क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमको? एवरेज रेवेन्यू 45 दिया हुआ है और प्राइस इलास्टिसिटी 3 दिया हुआ है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 15 या 45, 15 दूनी 30। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज 30। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमको पता है एक ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फर्म्स आर प्राइस टेकर, जो मार्केट में प्राइस चलेगा डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वही प्राइस रखेंगे, बट इट हैज़ वेरी हाई इलास्टिक डिमांड। यस और नो? बिकॉज ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इनकरेक्ट मतलब
which is not a feature of perfect competition. Inelastic demand is not the feature of perfect competition market. Question number 28. A firm should not produce at all. अब ये 28th वाला क्वेश्चन और 29th वाले क्वेश्चन 30th वाले क्वेश्चन को एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे आपके सीए में या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, क्यों मॉड्यूल को गीता मान के चलना है। संसार की सारी प्रॉब्लम जिस तरीके से गीता पढ़ने से सॉल्व हो सकती है, एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल पढ़ने से सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए मॉड्यूल इज़ द भगवत गीता फॉर सीए स्टूडेंट्स, ठीक है। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, इसमें बोला है कि कब फर्म को बिल्कुल प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए। शट डाउन पॉइंट कौन सा होगा, तो ये हमने यहाँ पे आता है शट डाउन पॉइंट, जब एक फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर ना कर पाए तब उसको बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। अब ये कौन से टॉपिक से आया है, तो ये आपके मॉड्यूल में टॉपिक दिया हुआ है बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं मॉड्यूल में, पेज नंबर बताऊं मैं अगर, तो इससे मार्केट चैप्टर का ही है ये। रिलेशनशिप बिटवीन AR, TR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके जस्ट बाद आपको एक टॉपिक दिया हुआ है बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल्स दिया है, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2। प्रिंसिपल 1 का स्टेटमेंट क्या है, देखिए मॉड्यूल में, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज मॉड्यूल से उठाया हुआ है, तो मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। इसको मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। A firm should not produce at all if a firm cannot cover its variable cost. यहाँ पे उसको शट डाउन कर देना चाहिए, यही कहलाता है शट डाउन पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? तो शट डाउन पॉइंट इज पॉइंट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं, पिछले बार शट डाउन पॉइंट पूछा तो इस बार भी पूछेगा। आइए समझते हैं। अगर किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मतलब वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, शट डाउन पॉइंट है वो। अगर कोई फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसका कम है एवरेज रेवेन्यू से, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कम है उसके एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए लॉस के साथ, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है। ये फिक्स्ड कॉस्ट आएगा ना, ATC की जगह AFC आएगा। अब दूसरा AR इक्वल टू ATC, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर उसका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आता है। तो जहाँ पे वो वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर ना कर पाए, वो वहाँ पे उसको बंद कर देना चाहिए, शट डाउन पॉइंट में आता है। बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2, द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग द आउटपुट टू द लेवल वेयर। सेम फिर से बिहेवियर प्रिंसिपल 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग द आउटपुट टू द लेवल वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हमने पढ़ा है, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, उसमें हमने पढ़ा है MR इज इक्वल्स टू MC। एक कंडीशन तो ये होती ही होती है जहाँ पे वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट पे आता है। तो MR विल बी इक्वल टू व्हाट, MC। MR शुड बी इक्वल टू MC, ठीक है। मॉड्यूल से ही क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ध्यान रखिएगा। What will happen to the equilibrium price and equilibrium quantity when the demand increases and the supply it decreases? कम से कम इसमें एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, क्योंकि बहुत समय हो गया मेरे को पढ़ाए हुए। लगभग मैंने आप लोग को क्लास 11th में 15 से 20 ग्राफ बताए होंगे प्राइस डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में। याद करो, क्लास 11th का लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें हम ग्राफ बनाते थे, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करते थे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन करते थे। याद है कुछ?
15 से 20 ग्राफ। और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए बिल्कुल ना रटना है, ना बुद्धि लगानी है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। हालांकि बुद्धि लगाने वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ ऐसा क्या होगा अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई घट जाए। तो चुपचाप से ग्राफ बना लेना है हमको, फिर ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखने का कोई सेंस नहीं है अभी, ऑप्शन देखने का कोई सेंस नहीं है अभी, सिर्फ क्या करना है, ग्राफ। और जो ग्राफ में बोला है उसको बना लेना है। ये है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर डिमांड बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है बेटा, डिमांड बढ़ जा रहा है। डिमांड बढ़ेगा मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये हमने कर दिया राइटवर्ड शिफ्ट। और सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है ना, ये कम कर दिए। ठीक है, तो सप्लाई कम हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर डिमांड बढ़ रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, और सप्लाई घट रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो बताइए क्या होगा। तो हमको एक चीज़ तो पता है कि अगर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम हो रही है, मतलब एक सिचुएशन जो डेफिनेटली क्रिएट होगी वो होगी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। और बचपन से पता है कि जब जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, प्राइस बढ़ना निश्चित है मेरे दोस्त, प्राइस बढ़ना निश्चित है। दिख भी रहा है कि प्राइस तो निश्चित तौर पे बेटा 100 रुपए से 200 रुपए होगा ही होगा, या जितना भी। लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी कि घटेगी कि सेम रहेगी, ये डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप कितना है। हमने पढ़ा था 3 केस, अगर आपको याद होगा। इफ इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, if increase in demand is equal to decrease in supply, if increase in demand is less than decrease in supply, तो तीनों ही केस में इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि तीनों सिचुएशन में एक्सेस डिमांड होगा ही होगा। तो एक चीज तो कॉमन है तीनों केस में, इक्विलिब्रियम प्राइस का बढ़ना। लेकिन क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना सेम रहेगा, ये अनसर्टेन है। तो आंसर क्या है देखते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन। पहला ही स्टेटमेंट में उत्तर दे दिया है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम। ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बी सी डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सपोज दैट सोल प्रोपराइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 and is incurring a explicit cost of 95,000. If the owner could work for another company for 30,000 a year, which of the following statement is false? Incurred पहले तो ये मार्क कर लो क्या क्या कॉन्सेप्ट है ऑप्शन। एक है इकोनॉमिक लॉस बोल रहा है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा है, एक टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहा है, और एक टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। तो हमको ये 4 चीज़ निकालनी है बस, है ना। क्वेश्चन में जो दिया है 4 ही चीज़ निकालनी है हमको। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सोल प्रोपराइटर रेवेन्यू अर्न कर रहा है बेटा 1,20,000 का, 1,20,000 का वो टोटल रेवेन्यू अर्न कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 95,000 का। अब हमने पढ़ा है कि भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो वो 95,000 है।
और वो बोल रहा है कि अगर ओनर किसी दूसरे कंपनी में काम करता तो उसको 30,000 रुपये मिलता। इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000 अ ईयर, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये है 30,000। हमको क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इकोनॉमिक लॉस, उसको 5,000 का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से तो लॉस में होगा बेटा। तो टोटल रेवेन्यू है 1,20,000 और टोटल एक्सपेंडिचर है 95,000 का और 30,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1,20,000 रुपया का क्या हो रहा है, कमाई हो रही है, 1,20,000 की उसकी कमाई हो रही है और खर्चा है उसका 9, 10, 11, 12, 1,25,000 का। तो 5,000 का इकोनॉमिक लॉस है। 5,000 का क्या है बेटा, इकोनॉमिक लॉस है उसका। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 25,000 है बोल रहा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, 25,000। तो 1,20,000 का उसका टोटल रेवेन्यू है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसका 90,000 का। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट, है ना। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है 95,000। 9, 10, 11, 12, 9, 2, 11 और 1, 12, 25,000। ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट 25,000 का है। टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट तो 95,000 है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, दिया ही है क्वेश्चन में। बचा क्या, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। तो बेटा टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। 95,000 प्लस 30,000, 9, 2, 11 और 1, 12, 1,25,000। ये है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। 30,000 गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन 33 एंड 34। यहाँ पे आपको क्या निकालने बोला है, एक तो निकालने बोला है आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकल जाएगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का एक तरीका है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमको दिया हुआ है, 0 लेवल ऑफ यूनिट पे आपको टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, सारे लेवल का फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, सारे लेवल का वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया तो मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। बताओ दूँ, बता ही देता हूँ, इजी है क्वेश्चन बहुत, है ना। क्यों 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 100, 220, 320, 100, 220, 320, 410, 510। तो पहले हमको क्या, हम निकाल लेंगे TFC। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट होगा वही सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। इससे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं TC माइनस TFC करके।
120, 220, 310, 410, ठीक है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने बोला है 20 यूनिट्स पे, सिर्फ इस पे निकालने बोला है। तो 220 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TVC डिवाइडेड बाय Q। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 0 0 कट जाएगा, सॉरी, 11 विल बी द आंसर। देखा, टीचिंग छोड़ने का यही नुकसान है, बहुत दिन गैप हो गया ना टीचिंग किए हुए। बिटवीन 10 and 20 यूनिट्स व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट? बहुत इजी है। कौन कौन से यूनिट पे बोला है? 10 और 20 पे। तो 10 यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 120। 20 यूनिट्स पे कितना है? 220। दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? तो मोनोपोली मार्केट में हमको पता है कि भैया बहुत सारे बायर्स तो होते हैं लेकिन एक ही सेलर होता है। यहाँ पे ऑप्शन बोला है सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट है, पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ए, 35 का ए। बैरियर्स टू एंट्री बिल्कुल होता है मोनोपोली मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। गवर्नमेंट का मान लो अगर डोमिनेशन है तो वो है, ठीक है। अगर बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि किस आयरन मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर प्लांट, है ना, ऑयल एक्सट्रैक्शन पावर प्लांट, ये सब में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें लोग कम रहते, फर्म्स कम रहते हैं, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट है तो हर कोई नहीं चालू कर सकता, ठीक है। तो बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट्स मोनोपोली। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, जो वो बंदा बेच रहा है उसके आसपास और कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसी के पास है, उसका पेटेंट हो गया, कॉपी या जो बोल सकते हैं कि हाँ पेटेंट, ठीक, तो उसके अलावा और कोई बेच नहीं सकता, तो क्लोज सब्सटीट्यूट होगा ही नहीं। मार्केट पावर, फर्म हैज़ द पावर टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट एंड अर्न एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बिल्कुल, ये भी फीचर है मोनोपोली का। सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो इससे क्या समझ आया? इस टॉपिक से हमको क्या क्या समझ आया? इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ आया कि हमको फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट कंठस्थ होना चाहिए हर एक फीचर, है ना। किसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। पहला तो सेलर के पास प्राइस सेटिंग पावर होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इनटू टू और मोर सब मार्केट्स, ये भी है, बिल्कुल। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट, बिल्कुल, तभी वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है? एक मार्केट में आप अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, दूसरे मार्केट में अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, या अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। ये कब कर पाओगे? जब आपके पास प्राइस सेटिंग पावर होगी। दूसरा, आप मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, तभी तो आप दोनों में अलग अलग प्राइस सेट कर पाओगे। तीसरा, प्राइस इलास्टिसिटी दोनों मार्केट में अलग अलग होनी चाहिए, तभी अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाओगे। चौथा क्या बोला? इट शुड बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ द लो प्राइस मार्केट टू रीसेल इन द हाई प्राइस मार्केट। नो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि it should not be possible, it should be impossible for the buyer to sell the low priced goods from one market to another। मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो एक मार्केट से खरीद रहा है कम प्राइस में और दूसरे मार्केट में उसको ज़्यादा प्राइस में बेच दे रहा है। अगर कस्टमर ऐसा करने लगे तो फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। 36 का आंसर होगा डी है। यहाँ तक क्लियर है। 37th, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस
अंडर सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड फॉर व्हाट। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एसी पीगू ने दिया है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एसी पीगू मतलब सेम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जस्ट वेट फॉर मिनट गाइस, मम्मी का फोन क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है सेम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अलग अलग बायर से, उसको हम कहते हैं प्राइस डिटरमिनेशन। इसमें अलग अलग डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री दैट इज़ परफेक्ट प्राइस डिटरमिनेशन। इसमें क्या होता है, सेलर जो है हर एक बायर से मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकता है जितना वो देना चाहते हैं उतना। तो सेलर यहाँ पे पूरा कंज्यूमर सरप्लस को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। टेबल बना के बहुत डिटेल में इसको मैंने पढ़ाया था। दूसरा रेयर इन प्रैक्टिस, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि भाई सेलर जो है वो हर एक बायर के डिमांड को जानता है और उनसे मैक्सिमम प्राइस वसूल सकता है, ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, प्राइस वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज्ड और वर्जन और ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट बट नॉट अक्रॉस द इंडिविजुअल बायर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारे अभी छत्तीसगढ़ में क्या होता था कि 100 यूनिट्स तक हमको कम चार्ज लगता था और उसके बाद ज़्यादा चार्ज लगता था। जनरली लोग 100 यूनिट्स में कंप्लीट कर लेते थे, मतलब उतना कंजम्पशन नहीं होता था। अभी इस महीने सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो इस महीने हर एक के इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि पार्टली हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, फिर हायर रेट पे हायर यूनिट्स को चार्ज करते हैं, पार्टली होता है। तो कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो उसके आधार पे प्राइस अलग अलग हो सकता है, दैट इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बल्क में खरीद रहा है उसके लिए कम प्राइस, जो कम क्वांटिटी में खरीद रहा है उसके लिए ज़्यादा प्राइस, दैट इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, अलग अलग प्राइस अलग अलग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए चार्ज किया जाता है। रेलवे टिकट सीनियर सिटीजन के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, बाकी लोगों के लिए अलग, है ना। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली ऑल्सो कॉल्ड स्वीजीज मॉडल, ठीक है। तो ये अभी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था किंग्ड इस तरीके से होता है ना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने मेन क्लास में। तो किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली किसने दिया था, स्वीजी ने दिया था, इसलिए इसको स्वीजीज मॉडल भी कहते हैं। अगला है, अज्यूम दैट व्हेन अ प्राइस इज 30 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज 19 यूनिट्स एंड व्हेन द प्राइस इज 28 यूनिट्स quantity demanded is 20 unit, what is the marginal revenue result from an increase in the output from 19 units to 20 units? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन फिर वही आ जाता है, किससे रिलेटेड हो जाता है ये, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड TR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं अप्रोच बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है तुमको। क्या करना है बेटा, सबसे पहले टेबल बना लेना है, प्राइस और क्वांटिटी लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आएगा P, यहाँ पे P1, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q1। फॉर्मूला लगा देना, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q। इससे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, MR इक्वल टू AR E-1 अपॉन E, है ना। इससे आप क्या निकाल लोगे, MR निकाल लोगे, ठीक है। क्यों, AR क्या होता है, AR क्या होता है, इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है। एक बार निकाल के देखना, बहुत इजी है, ठीक है। अप्रोच फिर से समझ लो। पहला क्या करना है, आपको टेबल बनाना है, प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, ठीक है। इससे आपका पहला निकलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q निकाल लेना। फिर क्या बोल रहा है,
आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है 20th यूनिट का, है ना। कौन से यूनिट का निकालना है? 20th यूनिट का। तो आपको पहले 20th यूनिट का एवरेज रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू 20th यूनिट का क्या होगा? वो इक्वल होगा प्राइस के, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होता है। चलो, जो बच्चा नहीं कर पाएगा उसको मैं बता ही देता हूँ एक बार। पी क्यू, पी कितना बेटा? जब प्राइस 30 है, क्वांटिटी डिमांडेड 19 है, जब प्राइस 28 है, क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 20 यूनिट्स। तो हमको पता है फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ होगा इसमें? दो फॉर्मूला यूज़ होगा। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई डी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई डी, है ना। अब हमको पता है कि जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू होता है, तो 19th यूनिट पे एवरेज रेवेन्यू 30 हो जाएगा और 20th यूनिट पे एवरेज रेवेन्यू 28 हो जाएगा, सिंस ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, पहले निकाल लेंगे ई डी। डेल क्यू कितना है बेटा? 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाय डेल पी कितना है? 28 माइनस 30 इंटू पी अपॉन क्यू। ट्वेंटी माइनस 19 128 माइनस 32 इंटू 30 बाय 19। निकाल लो इसको। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 30 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इतना लंबा अगर नहीं जाना है तो एक और तरीका है आसान सा, वो भी मैं बता देता हूँ। पी क्यू एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, 30 28। ये मैं इसलिए अप्रोच बता दिया पहले वाला। अगर मान लो कभी ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो ये फार्मूला ध्यान में रखना। जैसे हमने देखा कि एक न्यूमेरिकल में तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ा ही। अब देखो, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इनटू प्राइस, या क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना। तो 3 या 900 आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो हमको पता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, 560 माइनस 570 माइनस 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा। द ओलिगोपोली मार्केट इन विच फ्यू फर्म्स कम टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर इन फिक्सिंग द प्राइस और आउटपुट और बोथ इज कॉल्ड व्हाट? प्योर ओलिगोपोली, कल्यूजिव ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली का।
तो आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा कार्टेल। याद कीजिए 2008 में जब सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ ने मिल के डिसाइड कर लिया था कि सीमेंट का प्राइस हम मिल के तय करेंगे और मार्केट में सीमेंट की शॉर्टेज कर देंगे जिससे कि प्राइस बढ़ जाए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारी भरकम पेनल्टी लगाई थी, कई हज़ार करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इन सब के ऊपर लगाई थी। तो इसको हम कार्टेल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली एक बार देख लेते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में डाल दिया। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे फर्म्स जो होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में सारे फर्म्स आपस में कोऑपरेट कर लेते हैं, compete नहीं करते, कोऑपरेट कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब देखा कि यार इतने मंदी के दौर में जब बिल्डिंग ही नहीं बन रही है तो सीमेंट का प्राइस लगातार बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, तो ये भी कोल्यूसिव ओलिगोपोली का एग्जाम्पल था। इसके अलावा हमारे विश्व में कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या बेचती हैं, पेट्रोल बेचती हैं। उन्होंने अपना एक समूह बना लिया, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये भी एक तरीके का क्या है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। पार्शियल ओलिगोपोली, जैसे एक डोमिनेंट फर्म होता है जो प्राइस लीडर के तौर पे काम करता है। जैसे 2016 में जब रिलायंस जियो आया तो उसने जो प्राइस सेट करता है ना, बाकी कंपनी भी उसी को फॉलो करने लग गई थी। नहीं तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और डोकोमो, इन सब के प्राइस इतने ज़्यादा थे कि कोई नॉर्मल व्यक्ति इंटरनेट अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ठीक है, हमारे टाइम पे 2016 के पहले जब रिलायंस जियो आया उसने इतना सस्ता कर दिया 1.5 साल तक, मतलब पहले तो 1.5 साल फ्री किया, उसके बाद इतना सस्ता कर दिया कि मजबूरन सारी कंपनीज को क्या करना पड़ा, अपने प्राइस घटाने पड़े। पार्शियल ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ फर्म्स जो हैं वो जॉइंटली क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के माध्यम से। ठीक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके का एग्जांपल है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अप स्विंग। अब ये पूरे क्वेश्चन जो है 41 के बाद वाले वो सारे रिलेटेड है बिजनेस साइकिल से। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल पहले क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। ये होता है बूम, फिर आता है रिसेशन, फिर आता है डिप्रेशन, फिर ये रिकवरी के फेज से होते हुए फिर आता है अपना ये बूम। ठीक है, तो 4 फेजेस जो होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ठीक है, तो बूम फेज में क्या होता है कि सभी चीज़ बढ़ता है, आउटपुट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, नेशनल इनकम भी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। बूम फेज है ना। ठीक है, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है, रिसेशन आता है। फिर जब बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है एक्यूट, तो फिर आ जाता है डिप्रेशन, और फिर डिप्रेशन से वो फिर रिकवर करना शुरू होता है, उस फेज़ को हम कहते हैं रिकवरी। ये 4 फेजेस होते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली यही बताया है, मतलब जो 4 क्वेश्चन, कि मतलब एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होता है अपस्विंग फेज़ में। अपस्विंग फेज़ मतलब ये वाला फेज़, ये क्या है, बूम फेज़ है। तो बताइए कि बूम फेज़ में क्या होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। आपको बताना है फिर सेकंड क्वेश्चन में नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर रैपिडली डिक्लाइन कौन से फेज़ में करते हैं। ठीक है, अपस्विंग में करते हैं, डाउन स्विंग में करते हैं, रिकवरी में करते हैं, कि ट्रफ एंड डिप्रेशन में करते हैं। तो सिर्फ डिक्लाइन बोलता तो आंसर डाउन स्विंग होता, लेकिन रैपिडली डिक्लाइन बोल रहा है तो डिप्रेशन और ट्रफ आ जाएगा आंसर, है ना। फिर बोल रहा है कि सारे काइंड्स ऑफ बिजनेस, द डिफरेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल जनरली ऑकर्स एज व्हाट। ठीक है, तो इसमें फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल की बात की गई है। फिर इंडिकेटर्स होते हैं बिजनेस साइकिल में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब आने वाला है ना। इंडिकेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंस। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है, उसको देख लेते हैं। फिर कॉजेस की भी बात की गई है ना। तो 41 से लेके 45 तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक साथ एक
नोट्स के माध्यम से देता हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। एकदम शॉर्ट टेबल बनाया है। बूम फेज में क्या होता है, हर चीज़ बढ़ता है, जैसे मैंने बताया, नेशनल इनकम भी बढ़ता है, आउटपुट भी बढ़ता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है और कभी कभी ओवर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हो जाती है। रिसेशन फेज में क्या होता है, नेशनल इनकम गिरने लगता है, आउटपुट भी गिरने लगता है, एम्प्लॉयमेंट भी गिरने लगता है। डिप्रेशन में हर चीज़ लोएस्ट फेज में हो जाता है, जैसे बूम में हर चीज़ हाईएस्ट होता है तो डिप्रेशन में हर चीज़ लोएस्ट होता है, और रिकवरी में फिर धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ने लगती है। ठीक है, ये हो गया। इससे आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 41 और 42। ठीक है, तो अपस्विंग फेज में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर अगर रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ट्रफ एंड डिप्रेशन में होगा, सब चीज़ लोएस्ट होता है। हर प्रकार के बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स जनरली ऑकर्स एज व्हाट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला बोल रहा है हैविंग परफेक्टली टाइम्ड साइकिल्स, तो बेटा देखो बिजनेस साइकिल का कोई एक फेज नहीं होता है कि भाई बूम इतने से इतने पीरियड रहेगा, रिसेशन इतने से इतने पीरियड रहेगा, डिप्रेशन इतने से इतने नहीं। हो सकता है कई बार वो 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, हो सकता है कभी 1 साल ही हो। तो इट इज़ नॉट हैविंग परफेक्टली टाइम्ड साइकिल, इसका कोई परफेक्टली टाइम साइकिल नहीं होता है। नो फिक्स्ड टाइम साइकिल्स बट आर रेगुलर, ये पता है हमको कि फिक्स्ड टाइम साइकिल तो नहीं है बट होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। बूम आएगा तो रिसेशन होना ही है, रिसेशन होगा तो डिप्रेशन होना ही है, डिप्रेशन होगा तो रिकवरी होना ही है। नेक्स्ट बोल रहा है बूम हैव लॉन्गर पीरियड देन डिप्रेशन, बूम हैव लॉन्गर पीरियड देन डिप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। डिप्रेशन हैव लॉन्गर पीरियड देन बूम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन डज नॉट हैव लॉन्गर पीरियड देन बूम, करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कोई परफेक्ट टाइम साइकिल नहीं होता है, इसमें नो फिक्स टाइम साइकिल, ये तो सही है, लेकिन रेगुलर नहीं बट आर रेगुलर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, बहुत समय से डिप्रेशन नहीं आया है, ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन हर समय आएगा ही आएगा, हो सकता है कि बूम के बाद रिसेशन और रिसेशन के बाद फिर रिकवरी भी हो जाए, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एक बार इससे रिलेटेड 1 मिनट, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल जनरली, ये वर्ड हमने मिस कर दिया था, जनरली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अब कैसे इसका आंसर जनरली वर्ड से चेंज होता है। पहला, इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल जनरली ऑकर हैज हैविंग परफेक्टली टाइम्ड साइकिल, बिल्कुल नहीं। तो जनरली हो या स्पेसिफिकली हो, परफेक्टली टाइम तो होता ही नहीं है बिजनेस साइकिल में। दूसरा बोलता है बूम हैव लॉन्गर पीरियड देन डिप्रेशन, क्या जनरली ऐसा होता है? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जरूरी नहीं है कि बूम हमेशा डिप्रेशन से ज़्यादा होगा, या ऐसा भी नहीं है कि डिप्रेशन हमेशा बूम से ज़्यादा होगा। लेकिन इतना पता है कि भले ही फिक्स्ड टाइम साइकिल ना हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे होगा ही होगा। बूम है तो रिसेशन है तो डिप्रेशन होगा तो रिकवरी होगा ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। 44th क्या बोला है, इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। लीडिंग इंडिकेटर क्या है, लैगिंग इंडिकेटर क्या है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर क्या है। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो लीड करता है, जो आगे आगे चलता है ना, उसको लीडिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर जो फ्यूचर में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाला है वो इंडिकेट कर देता है। द इंडिकेटर दैट चेंज बिफोर द इकोनॉमी एज अ होल चेंज, मतलब कुछ संकेत हमको मिलने लग जाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ा तो हमको समझ आ जाएगा कि भाई फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, लीडिंग इंडिकेटर। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस,
ठीक है, नए बिजनेस स्टार्टअप अगर बहुत ज़्यादा खुल रहे, जैसे आप इंडिया में देखोगे तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ढेर सारे स्टार्टअप ओपन हुए। इससे हमको समझ आता है कि इंडिया ग्रो कर रही है, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर्स। इसीलिए तो फॉरेन के बिजनेसमैन हमारे देश में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है जब इकोनॉमी ने अपना रंग दिखा दिया उसके बाद जो चीज़ें हो रही है, जैसे मान लो रिसेशन हुआ, हो गया रिसेशन, पता चल गया। कैसे पता चला हमको? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये सब क्या है, लैगिंग इंडिकेटर है, इम्पैक्ट हो गया, पता चल जाता है उससे। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, जो जैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है वैसे ही वो भी चेंज हो रहा है, वो इंडिकेटर को हम कहते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर। जैसे जीडीपी बढ़ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट लेवल का बढ़ना, पर्सनल इनकम का बढ़ना, ठीक है। तो ये बेसिकली इकोनॉमी के करंट स्टेटस को बताता है। तो इकोनॉमी के फ्यूचर स्टेटस को बताता है लीडिंग इंडिकेटर, इकोनॉमी के पुराने स्टेटस को बताता है लैगिंग इंडिकेटर, और करंट सिचुएशन को बताता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एन इंडिकेटर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड व्हाट, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, क्योंकि वो प्रेजेंट स्टेटस को बता रहा है, ठीक है, कि एक्सपेंशन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। 45th क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन कंट्री ए एंड बी। मान लीजिए रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले 2 साल से। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे को लगता है इसी वॉर से प्रभावित है ये क्वेश्चन। नाउ इन द करंट ईयर बोथ द कंट्री हैव साइन द पीस एग्रीमेंट। दोनों ने क्या किया, बहुत लड़ लिया, अब एक काम करते हैं पीस ट्रीटी एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर से दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं, अपना अपना जो लॉस है उसको रीबिल्ड कर रहे हैं जो वॉर के कारण हुआ है। आपको बताना है विच टाइप ऑफ कॉज ऑफ चेंज इन द बिजनेस साइकिल इज दिस फॉर कंट्री ए। मान लीजिए यूक्रेन हो या रशिया हो, दोनों कंट्री अब अपना फिर से क्या कर रहे हैं, जितने भी नुकसान हुआ युद्ध के कारण उसको रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए क्या करेंगे वो लोग, मतलब बताइए वो लोग किस टाइप के लॉस, किस टाइप का कारण था ये। तो यहाँ पे समझना 2 कारण होते हैं, एक इंटरनल कॉज होता है और एक्सटर्नल कॉज होता है। जब हमारी कंट्री हमारे ही आंतरिक पॉलिसीज़ के कारण अफेक्ट होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल कॉज। जैसे मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन आया, डीमोनेटाइजेशन की वजह हमारे देश में हुआ ना डीमोनेटाइजेशन, तो हमारे देश पे जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंटरनल कॉज होगा। लेकिन 2 देशों के बीच में युद्ध होने के कारण जो इम्पैक्ट हुआ है वो एक्सटर्नल कॉज है, बाहरी कॉज है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। तो इंटरनल कॉज का मतलब होता है जो इकोनॉमी के अंदर ही कुछ कारण हुए हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल कॉज या इंडिजिनस फैक्टर्स। जैसे बैंक की पॉलिसी में चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होना, इन्वेस्टमेंट में बढ़ना या कम होना। एक्सटर्नल कॉजेज़ का मतलब होता है वॉर आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे कोविड आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। अभी नेपाल में देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, बांग्लादेश का भी वही हाल है, म्यांमार का भी वही हाल है। सारे पड़ोसी देश पता नहीं क्या हो गया इनको, सब जो है डिस्टर्ब हो गए हैं पूरी तरीके से, उसके कारण देश विदेश में फ़र्क पड़ता है, एक्सटर्नल कॉजेस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका आंसर तो सिंपल है, एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स। तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो the main function of central statistical organization is to compile the national account statistic, GDP, GNP, national income, इन सब के एस्टिमेट्स को कौन करता है, CSO, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होता है जो स्टेट लेवल पे डेटा कलेक्ट करता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप के चीज़ों का, ठीक है। वो CSO को देता है डेटा नेशनल कंपाइलेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका काम क्या, बजट बनाना, टैक्सेशन बनाना, फिजिकल पॉलिसी बनाना। जैसे अभी GST में GST की दरों में कमी आई, वो किसका काम था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, तो फिजिकल पॉलिसी बनाना है फाइनेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है RBI का काम।
स्टेट लेवल पे डेटा कलेक्शन करने का काम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, और सारे स्टेट से डेटा कलेक्ट करके उसको कंपाइल करने का काम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा खत्म होता है। इसके बाद 47 से जो 100 क्वेश्चन तक का है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर समय रहा तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा, बट आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको ये भी समझ आया होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है। जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हो। तो ध्यान रखना है कि जो PYQ है वो हमको डायरेक्शन देता है कि किन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे 2 और साल के हैं MCQs। ठीक है, एक 2025 जनवरी का और एक 2024 सितंबर का भी पेपर है। समय कम है, डिस्कस सारे PYQs नहीं कर सकते हैं हम लोग, समय क्योंकि कम है, कल ही आपका एग्ज़ाम है। इस वजह से ये मैंने आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे दिया है बेटा। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है या और वीडियोस की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे भी ये वीडियो लाने में काफ़ी लेट हो गया, बट किसी को भी अगर इससे थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये चैनल फिर से हम एक्टिव कर देंगे, इसमें और भी वीडियोस फिर हम लोग अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।